सो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। ओके, अगर आपने नहीं देखा 8th चैप्टर तक तो पहले आप वो देखना, ठीक है। ये न्यू एनसीईआरटी है, सो आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठ सकते हो और आप इजी जो हाईलाइट पॉइंट है वो आप कर भी सकते हो, साथ साथ में ही कर सकते हो। ओके, देयर इज वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने स्पीसीज भी देखी थी, कुछ मिलियन में थी। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट में लिखना कितनी मिलियन थी, ठीक है। हमने देखी थी इतनी सारी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन अवर माइंड इज, अब इतनी सारी डाइवर्सिटी बायोस्फीयर में देख के हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए जैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया भी लिविंग है, वायरस भी लिविंग है, हम भी लिविंग है, ठीक है। तो क्या वो और हम एक ही केमिकल से बने हुए, केमिकल्स यानी क्या, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, क्या हम एक ही से बने हुए? अब हम वो देखेंगे। यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंट एंड एनालिसिस इज परफॉर्म। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि एलिमेंट एंड एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। वही एक्सपेरिमेंट, वही एनालिसिस हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, अगर हम वही एनालिसिस प्लांट टिश्यू पे या तो एनिमल टिश्यू पे या माइक्रोबियल पेस्ट पे परफॉर्म करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। हमको कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, उनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर मास। तो हमको क्या मिला एनालिसिस के बाद, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके। फिर ये तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म पे परफॉर्म किया, सब लिविंग था ना, प्लांट टिश्यू भी लिविंग हो गया, एनिमल भी और माइक्रोबियल पेस्ट भी। अब हम इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब हम सेम, वो क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल किसका है, ये अर्थ क्रस्ट नॉन लिविंग का है। हमने सेम एनालिसिस इन पे भी परफॉर्म किया, वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट। हमको उनमें से भी क्या मिला, कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला। तो हमको नॉन लिविंग थिंग्स में भी सेम टाइप के एलिमेंट्स मिले, समझ रहे हो, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट। अब हमको सोचना पड़ेगा कि ये नॉन लिविंग थिंग में ये मिला और लिविंग थिंग में भी यही मिला, तो हमको डिफरेंस क्या पता चलेगा कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंस कुड बी मेड। अगर हम देखेंगे कि कार्बन किस में प्रेजेंट है तो दोनों में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है तो दोनों में प्रेजेंट है, तो हमको कोई वहाँ पे डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में भी हमको सारे वही एलिमेंट्स मिले और अर्थ क्रस्ट पे भी हमको सारे वही एलिमेंट्स मिले, ठीक है। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in the earth crust. फिर हमको क्लोजर एग्जामिनेशन से पता चला, क्या पता चला हमको, कि हाइड्रोजन और कार्बन है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। क्लियर सबको? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या ज़्यादा होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर इतना सबको? अब आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब हम देखेंगे, अभी आपको पता है कि अभी हम देख तो लिया कि कौन से केमिकल होंगे, हमको उनका कंपोजिशन देखना है। क्लियर? वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, ये हम आंसर कैसे मिल सकता है हमको। तो टू गेट एन आंसर, हमको एक आंसर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केमिकल एनालिसिस। क्लियर? तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्या, केमिकल एनालिसिस। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हम कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे, या तो वो वेजिटेबल हो सकता है या तो वो पीस ऑफ लिवर हो सकता है, एंड ग्राइंड इट इनटू ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या किया हमने, पहले टिश्यू लिया हमने, उसको क्या कर दिया,
ग्राइंड कर दिया किसके साथ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूजिंग अ मोर्टर एंड पेस्टल, जिससे आप किचन, मोर्टर एंड पेस्टल क्या होता है, जो आप किचन में जाओगे तो मम्मी कैसे कूटती है किसी किसी चीज़, जैसे गार्लिक को कूटते हैं हम, ठीक है, वो क्या होता है, मोर्टर एंड पेस्टल। क्लियर सबको इतना। हमने क्या किया, टिश्यू लिया, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड कर लिया, तो क्या बन गया, एक थिक स्लरी, ठीक है, एक थिक पेस्ट जैसा बन गया, ऐसा समझ लो, ठीक है। इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लोथ और कॉटन, फिर हमने एक कॉटन का पीस उठाया, ठीक है, हमने कॉटन का पीस उठाया, फिर हमको स्ट्रेन करना है, जैसे छानते कैसे वैसा, ठीक है। वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन, फिर हमको उसमें से 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। सिंपल, आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेन करोगे तो कौन से 2 फ्रैक्शन मिलेंगे, जो उसमें छन्नी में से बाहर निकल गए वो वाला फ्रैक्शन, और जो छन्नी के अंदर रह गया वो वाला फ्रैक्शन। क्लियर सबको इतना। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल। जो हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला था ना, जो उनके साथ मिक्स हो गया, ठीक है, वो छन के आ जाएगा बाहर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल। ऑफ कोर्स वो एसिड के साथ मिक्स हो गया, इसलिए हमने क्या बोला उसको, एसिड सॉल्युबल पूल। क्लियर। अभी हमने क्या मिलाया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ऑफ कोर्स जो उसके साथ मिक्स होगा वो क्या होगा, एसिड सॉल्युबल। ओके, क्लियर सबको इतना। एंड द सेकंड, एक पार्ट क्या हुआ, जो छन के बाहर आ गया, क्या बोला हमने उसको, फिल्ट्रेट और एसिड सॉल्युबल पूल। और जो सेकंड जो बच गया छन्नी में, जो बच गया उसको हमने क्या बोला, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है, रिटन टेट भी उसको और बोल सकते हैं। क्लियर। तो एसिड सॉल्युबल क्या हुआ, जो एसिड के साथ मिक्स होके बाहर आ गया, और जो अंदर रह गया वो क्या हुआ, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्लियर सबको इतना। Scientists have found thousands of organic compound in the acid soluble pool. अब हमको acid soluble pool में से हमको thousands of organic compound मिले हैं। क्लियर। आई होप ये क्लियर था आपको सबको। In higher class you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify particular organic compound. अब हम हायर क्लास में और क्या देखेंगे कि एक टिश्यू सैंपल में से हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। वो हम हायर क्लास में देखेंगे, यहाँ पे नहीं। It will suffice to say here that one extract the compound then subjects the extract to various separation technique. अब देखो, हम कोई भी कंपाउंड को अलग कर देंगे, ठीक है, एक कंपाउंड हमने निकाल दिया, ठीक है, फिर हम उनको वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स में डालेंगे, ठीक है, जब तक वो कंपाउंड पूरा सेपरेटेड नहीं हो जाता। क्लियर। ये तो आप देखने वाले हो हायर क्लास में, ठीक है, पर मैं आपको बेसिक बता दे रही हूँ। क्लियर सबको इतना। इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट एंड प्योरीफाइज अ कंपाउंड। जो ये सेपरेशन टेक्निक्स होती है ना, उसमें क्या करते हैं हम, आइसोलेट यानी किसी चीज़ को एक कंपाउंड को अलग आइसोलेट बाहर निकालना, ठीक है, और उसको प्योरीफाई करना। ये हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर सबको इतना। एनालिटिक टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। जब हम एनालिटिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तब हमको क्या मिलता है, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा और उसका प्रोबेबल स्ट्रक्चर, कि वो कैसे स्ट्रक्चर का हो सकता है। क्लियर सबको इतना। ऑल कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। तो पहले तो आप चैप्टर का नाम क्लियर करो, बायोमोलिक्यूल्स क्या है। तो जो भी कार्बन कंपाउंड्स हमको लिविंग टिश्यू में से मिलेंगे, कार्बन कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू में से मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। आई होप ये बायोमोलिक्यूल्स वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक। अब ऐसा नहीं है सिर्फ ऑर्गेनिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड भी है, ठीक है। अभी हमको वो कैसे पता चलेगा, चलो अब वो थोड़ा पता करते हैं। A slightly different but destructive experiment has to be done. अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिए, तो इनऑर्गेनिक के लिए। क्लियर। वन वेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिविंग टिश्यू। पहले हमने क्या लिया, एक लिविंग टिश्यू और उसका वेट कर लिया, ठीक है। जो वेट हमने किया उसको हम बोलेंगे वेट वेट। से अ लीफ और लिवर, क्या क्या ले सकते हैं, या तो हम कोई लीफ ले लेंगे या तो कोई लिवर का पीस ले लेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेट वेट। क्या बोलेंगे, वेट वेट, ठीक है। एंड ड्राइड, फिर उसको हम ड्राई कर देंगे।
ऑल, ऑफकोर्स ड्राई करेंगे तो क्या होगा, ऑल वाटर एवापोरेट्स, वो लीव में से सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा। और जो रिमेन, ठीक है, उसके बाद जो सूखा हुआ लीफ बचेगा ना, उसको हम वेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई वेट, ठीक है। द रिमेनिंग मटीरियल्स गिव ड्राई वेट, क्लियर। जो सूख के जो लीफ बचा वो हमको क्या देगा, ड्राई वेट, क्लियर इतना सबको। नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वो सूखे हुए पत्ते को जला लेंगे, ठीक है। उसमें जो भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे ना वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्लियर, और रिमूव हो जाएंगे। जो बच जाता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ऐश। व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एज ऐश, क्लियर सबको। दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनमें से हमको क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, क्लियर सबको। पहले हमने ऑर्गेनिक देख लिए कैसे निकालना है, अब हमने क्या देखा, इनऑर्गेनिक, ठीक है। उसमें एक्सपेरिमेंट देख लिया हमने, एक लीव लेना है, ठीक है, उसका पहले वेट करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेट वेट, फिर उसको हमको ड्राई कर देना है, फिर हमको जो ड्राई में से हमको वेट मिलेगा उसको हम बोलेंगे ड्राई वेट, फिर हम उसको जला लेंगे, ठीक है। जला लेंगे तो क्या होगा, जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो गैसियस फॉर्म में एवोपरेट होके रिमूव हो जाएंगे। जो बच गया उसको हम बोलेंगे ऐश। ऐश में से हमको क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। आई होप ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एक्सेट्रा और भी मिल सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से मिलेंगे, तो सल्फेट, फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, क्लियर इतना सबको। Therefore, elemental analysis gives elemental composition, ठीक है। ये एलिमेंट एनालिसिस से हमको क्या पता चला कि एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है लिविंग टिश्यू में, ठीक है, कि इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड्स, ये क्या हुआ, एलिमेंटल। फिर ये कंपाउंड्स का एनालिसिस में हमको क्या पता चला कि कौन से काइंड ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट है, देख लिया हमने वो भी, क्लियर सबको इतना। ये तो पॉइंट क्लियर होगा, पहले हमने ऑर्गेनिक को देखा फिर हमने इनऑर्गेनिक को देखा, क्लियर। From a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketones, aromatic compounds। अगर आपने केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड देखते हैं, कीटोन्स देखते हैं। बट हम बायोलॉजी में देखेंगे ना, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वी विल आइडेंटिफाई, क्लासीफाई दैम इनटू अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स। हम उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस और फैटी एसिड में, क्लियर सबको इतना। आई होप आपको समझ आया होगा। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप। अब अमाइनो एसिड क्या होता है, फर्स्ट आया हमको, हमने किस में क्लासीफाई कर दिया, देख लिया हमने, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस तो फैटी एसिड। तो पहले हम देखेंगे अमाइनो एसिड को, ठीक है। तो वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या होता है उनमें, एन अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्लियर, क्या प्रेजेंट होगा, अमाइनो ग्रुप, एंड एन एसिटिक ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, ठीक है, दे सेम कार्बन, हैंस दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड, दे आर सब्सटीट्यूट मीथेन। समझ नहीं आएगा आपको, आई नो, अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको क्लियर समझ आएगा, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स। अब आपको पहले मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 हाइड्रोजन होते हैं उसके पास, इतना क्लियर है सबको, क्लियर सबको। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये सब्सटीट्यूटेड है, सब्सटीट्यूटेड मीथेन है, तो एक हाइड्रोजन रहेगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, यहाँ से H हटा के, ठीक है, क्या डाल दिया हमने यहाँ पे, कार्बोक्सिल ग्रुप, क्लियर सबको। एक क्या रहेगा, अमाइनो ग्रुप, हम यहाँ पे अमाइनो ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। एक पे हाइड्रोजन ही रहेगा, एक पे कार्बोक्सिल ग्रुप, एक पे अमाइनो ग्रुप, एंड दिख नहीं रहा आपको, मैं फिर से, एंड अ वेरिएबल ग्रुप डेसिग्नेट एज आर ग्रुप। और जो एक बच गया था ना हाइड्रोजन, वहाँ क्या, आर ग्रुप, ठीक है, वो वेरिएबल ग्रुप है, वो अलग अलग चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर से बना रही हूँ मैं, ये मीथेन है, एक पे क्या है, हाइड्रोजन ही है, एक पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक पे क्या है, सॉरी आप समझ लो, ये अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। एक क्या है, आर है। ये जो आर है ना वो वेरिएबल है, ये
चेंज होके अलग अलग बनाएगा। ये अगर मीथेन में कन्वर्ट होगा तो ये बनाएगा, वो कन्वर्ट बहुत अलग अलग ये कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर डिपेंड होगा ये क्या बना है। ठीक है, ये सब में सेम रहेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे आर की जगह क्या आएगा। ठीक है, हम जैसे मैक्स में एक्स फाइंड करते हैं ना, वो ये समझ लो ये एक्स है। ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ भी आएगा वो उस तरह से बन जाएगा। अब देखते हैं हम क्या डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप कौन से नेचर का है, देयर आर मैनी अमाइनो एसिड। ठीक है, देखते हैं अभी कौन से नेचर का है। हाउएवर दोज विच अकर इन द प्रोटीन्स आर ऑफ ओनली 20 टाइप्स, ये 20 टाइप्स में प्रोटीन्स के हो सकता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनियस अमाइनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन। अगर देख लिया हमने जो ये आर ग्रुप था नीचे, अगर वो हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन हुआ तो हम उस मॉलिक्यूल को, उसको क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड को ग्लाइसिन। द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन। अगर ये आर ग्रुप एक मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, क्लियर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलेनाइल। क्लियर, अगर वो आर ग्रुप हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो उसको क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड को सेरीन। चलो हम मैं आपको एक बार ये फिगर में दिखा देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा सारे डायग्राम्स। चलो, सबको दिख रहे हैं, अमाइनो एसिड पढ़ रहे हैं तो हम अमाइनो एसिड सबको दिख रहे हैं। देखो ये आर ग्रुप है। ठीक है, ये आर ग्रुप की जगह अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। ये सब में कॉमन दिखेगा आपको ऊपर वाला पार्ट। क्लियर, अगर उसकी जगह मिथाइल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलेनाइल। क्लियर, उसकी जगह हाइड्रोमिथाइल ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे सेराइन। इतना क्लियर सबको अमाइनो एसिड्स? आई होप ये क्लियर हुआ आपको। चलो हम कहाँ पे थे, ओके। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो कार्बोक्सिल एंड आर द आर फंक्शनल ग्रुप्स। देख लिया हमने। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिटिक। अब किसके बेसिस पे, कि उसमें अमाइनो ग्रुप्स कितने नंबर के हैं और कार्बोक्सिल कितने नंबर के, वो एसिडिक बन सकते हैं। ठीक है, एसिडिक का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूटामिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ठीक है, एसिडिक का एग्जाम्पल क्या है, तो ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, बेसिक का लाइसिन एंड न्यूट्रल का विनाइल अमाइनो एसिड। पूछ सकते हैं कौन सा अमाइनो एसिड को भी पूछ सकते हैं, एसिडिक कौन सा है, नीट में ये पूछ सकते, तो आप ये हाईलाइट कर लो। ठीक है, सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक के भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। ठीक है, टायरोसिन याद रखना है। ठीक है, आपको फिनाइललाइन एंड ट्रिप्टोफान, ये ट्रिप्टोफान बहुत बार पूछ भी चुके हैं। क्लियर सबको इतना। A particular property of amino acid is the ionizable nature of। अब हम देखेंगे अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। एक अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, उसका नेचर कैसा है, आयोनाइजेबल, यानी वो आयन्स चेंज कर लेता है जल्दी जल्दी। अगर हम उसको डिफरेंट सॉल्यूशन में, डिफरेंट टाइप के पीएच के सॉल्यूशन में रहेगा तो वो चेंज हो सकता है स्ट्रक्चर। ठीक है, हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन होंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो सकते हैं। क्लियर सबको इतना, आयोनाइजेबल है। क्लियर, यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जांपल। ठीक है, ये कैसे क्लियर हो, यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, देख सकते हो ये क्या है, इंटरकंडक्टर। लिपिड्स आर जनरली। अब हमने देख लिया अमाइनो एसिड, सबको अमाइनो एसिड क्लियर। अब हम आते हैं लिपिड्स पर। क्लियर, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड्स कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, या तो वो सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं। सिंपल फैटी एसिड कैसे, और फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। अभी हमने देखा था मीथेन पे है। ठीक है, अगर ये आर ग्रुप की जगह क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। क्लियर सबको इतना। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल। ठीक है, आर ग्रुप की जगह क्या हो सकता है, मिथाइल और इथाइल और हायर नंबर ऑफ। अभी हम देखेंगे आगे कि आर ग्रुप की जगह कितने कितने कार्बन आ सकते हैं, अप टू 19 कार्बन आ सकते हैं। क्लियर सबको इतना। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड यानी एक फैटी एसिड ही है,
वो 16 कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कि 16 कार्बन वाला लिपिड फैटी एसिड कौन सा है। क्लियर सबको इतना, ये पूछ सकते हैं। आर्केनोटिक एसिड में कितने हैं, 20 कार्बन्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऐसा पूछ सकते हैं कि 20 कार्बन वाला फैटी एसिड कौन सा है। क्लियर सबको इतना। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यानी विदाउट डबल बॉन्ड, सबको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। और अनसैचुरेटेड यानी जिनके पास एक और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर सबको इतना। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। हम अभी मैंने आपको जैसे डायग्राम्स में अमाइनो एसिड समझाया था ना, ये भी समझा दूंगी, तो आपको एकदम स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होने चाहिए। क्लियर। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में क्या होता है, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्लियर। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। बहुत सारे लिपिड्स में फैटी एसिड भी होता है और ग्लिसरॉल भी होता है। ओके, हैंस फैटी एसिड आर फाउंड एस्टराइज विद ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड क्या हो जाता है, एस्टराइज विद ग्लिसरॉल। क्या हो सकता है फिर, दे कैन बी मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, मोनो यानी एक, डाई यानी दो। ठीक है, दिस आर कॉल्ड फैट। ठीक है, इनको और क्या बोलेंगे हम, ऑल्सो कॉल्ड एज फैट। लिपिड ही फैट होता है, सबको पता है। क्लियर। एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट्स। अब ये फैट या ऑयल, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑयल है कि फैट है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होती है। अगर आप विंटर में आप उठाओगे ऑयल को तो क्या वो जम जाएगा, बट डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स होते हैं उसमें। ठीक है, कोकोनट ऑयल को देखोगे तो वो जम जाएगा, ऑफ कोर्स जम जाएगा कोकोनट ऑयल देखोगे तो। क्लियर। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स, हैंस रिमेन एज ऑयल इन द विंटर्स। अब एडिबल ऑयल देखोगे तो वो नहीं गलेगा, वो कैसा होगा, नॉर्मल जैसा होता है वैसा। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट, सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस। अब किसी किसी लिपिड्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया है। ठीक है, अभी किसी किसी लिपिड्स में क्या होता है, फॉस्फर एंड फॉस्फोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वो अगर हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे बहुत काम आने वाला है, ये याद रख लो, हाईलाइट कर लो फॉस्फोलिपिड्स को। ठीक है, लिपिड्स में अगर फॉस्फोरस और फॉस्फोराइड कंपाउंड हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। क्लियर। कहाँ मिलेंगे ये, तो हमको सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या है उसका, लेसिथिन। इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूरल टिश्यू में क्या होता है, लिपिड्स का मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच द हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। ठीक है, अब हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आया है, याद रखना है। ठीक है, सम ऑफ दिस आर नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस वाला कैसी साइकिल्स होंगी, सिंपल, एटिनाइन, क्वानाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल एंड थाइमन देखेंगे हम। ठीक है, सिंपल सिर्फ नाइट्रोजन बेस है उनमें। ठीक है, व्हेन फाउंड अटैच टू अ शुगर, अगर वो शुगर से अटैच हो गए, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्लियर सबको। नाइट्रोजन में किससे अटैच है, शुगर से, तो उसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड टू एस्टराइज टू द शुगर। अब हमको शुगर के साथ और क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप, तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं, अगर सिर्फ नाइट्रोजन बेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन। ठीक है, अगर उसके साथ एक शुगर अटैच है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। साइड है, एस से एस याद रखना है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलेंगे, जिसके पास शुगर है सिर्फ। ठीक है, फिर अगर उनके पास शुगर पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर सबको इतना। चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एडिनोसाइन, क्वानासाइन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन, साइटिडाइन आर न्यूक्लियोसाइड। ओके, एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, क्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड सिटिसिडिलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एग्जाम्पल से याद रखने हैं। न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA एंड RNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। हमने देखेंगे आगे DNA RNA क्या है, तो वो जेनेटिक मटीरियल है। क्लियर सबको इतना, ये हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। चलो हम डायग्राम्स ओवरव्यू देख लेते हैं जो जो हमने देखा।
ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल ये देखा था, ठीक है, लिसिथिन का, याद हो तो आपको फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, पर हम लाइन से देखते हैं। ग्लिसरॉल का देख लो स्ट्रक्चर, पहले आपको याद होना है। पाल्मिटिक एसिड में हमने क्या देखा था, 16 कार्बन्स, याद आया सबको, ठीक है। आर्किडोनिक में कितने थे, 20, क्लियर। चलो हम यहाँ पे आते हैं, पहले एडिनाइन सिर्फ नाइट्रोजन बेस, क्लियर, सबको इतना याद आया। नाइट्रोजन बेस के ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए, सिर्फ ये नाइट्रोजन बेस। अब हम न्यूक्लियोसाइड देखेंगे, क्या था उसमें, शुगर अटैच थी, क्लियर, तो उसका एग्जाम, और उसके बाद अगर उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी हो तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, क्लियर इतना सबको। सिर्फ शुगर अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, क्लियर सबको। ये शुगर दिख रही है सबको, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। उस पर फॉस्फेट भी अटैच है तो उसको हम बोलेंगे, फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। आपको क्लियर हो तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फिनिश करते हैं। सो मैं ये प्लेलिस्ट में ही कंटिन्यू कर लूँगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब।